चलिए, अभी तक क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने कि बीपीएससी का एसए का जो पेपर आया है वो यूपीएससी से आया है। दो मेन एजेंडा है। पहला क्या है? पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग। पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग का मतलब क्या? आप किस तरीके के इंडिविजुअल है, किस तरीके के इंसान हैं आप बेस लेवल पे, वो देखना चाह रहा है एग्जाम। मतलब यूजुअली लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू राउंड में होगा कि आपका पर्सनालिटी देखा जाएगा, लेकिन बड़ा स्मार्ट तरीके से ये लोग एग्जाम लेवल पे लिखित में भी देख ले रहे हैं। क्योंकि एथिक्स का पेपर जैसे यूपीएससी में हो गया, बीपीएससी में ऐसे का पेपर हो गया, ऑप्शनल भी जैसे अभी इन लोगों ने एमसीक्यू बेसिस पे कर दिया है। रीज़न क्या है कि ऑप्शनल को या तो दो चीज़ कर सकते थे, या तो एकदम एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते ऑप्शनल में, उसमें क्या होता है कि लोग धरने पे बैठ जाते फिर से। किया था, आप देखिएगा अभी लास्ट जो हुआ है 67th बीपीएससी का मेंस हुआ है, उसमें इन लोगों ने करा दिया था। उन्होंने बोला था कि क्या ऑप्शनल का जब बैच चल रहा था हम लोग का, कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंडेटरी रहेगा, उसके सारे पार्ट्स मैंडेटरी रहेंगे। और क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 5 में करते क्या है कि दोनों कंपलसरी हैं, और सारे पार्ट्स जितना सिलेबस है सबका एक एक क्वेश्चन वहाँ पे डाल देते हैं, एप्लीकेशन बेसिस पे पूछते हैं, मैंडेटरी करा देते हैं 10-10 नंबर के। बाकी सब में ज़्यादा मार्क्स है। कोशिश उन्होंने किया इसको करने का, फिर समझ में आया कि कोई उसको फ़ायदा है नहीं करने का। और मेन एजेंडा था, मैथ वाले बहुत मार्क्स लेके आ रहे थे। मतलब जीएस 1 में 40 नंबर नहीं है, लेकिन मैथ में अपना 297 पे पहुंचे हुए, तो हाँ अपना काम चल गया वहाँ पे। तो उसको हटाना था, लेवल प्लेइंग फील्ड जो अरुण सर बोलते हैं ना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना था। तो इन कारणों से ऐसे का पेपर आ गया। दो चीज़ें हम लोग को इस क्लास में देखना है। पहला क्या है कि एक ब्लूप्रिंट क्या होगा अच्छा निबंध लिखने का जिसके मार्क्स मिल जाएं, क्योंकि पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग है, गाइड से चिपकाइएगा, प्लेजरिज्म में आएगा। ट्वीट है क्लियर कट की प्लेजरिज्म नहीं इंटरटेन किया जाएगा, है ना। तो खुद से कैसे डालना है ब्लूप्रिंट, कैसे ब्लूप्रिंट हम लोग को रेडी करना है इस क्लास में। तो बेसिक लेवल पे पहली चीज ये दिखाना चाह रहा था यहाँ पे मैं स्क्रीन पे, कि ऐसे में जो सवाल पूछे जाते हैं वो एक्चुअली सवाल होते ही नहीं है। क्यों नहीं होता है सवाल? क्यों नहीं होता है क्वेश्चन? क्यों नहीं होता है? बुक में नहीं। अरे क्वेश्चन का मतलब बड़ा सिंपल हुआ कि स्टार्टिंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, क्या बोलते हैं, प्रश्नवाची चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगता है। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसमें? पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, जैसे कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक एक्सीलेंस, फुल स्टॉप। पोएट्स आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। देखिए, टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको लास्ट में? क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन मार्क जैसे ही लगता है तो चीजें क्लोज्ड एंडेड हो जाती हैं। क्लोज्ड एंडेड का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा नाम क्या है, मतलब बस इतने में आप लिख सकते हैं चीजों को, है ना। तुम्हारा नाम क्या है, मैं इतने में लिख दिया, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूं कि नाम ही इंसान की पहचान नहीं होती है, आप 10,000 वर्ड उस पर लिखते जा सकते हैं। करेक्ट। इस तरीके से कुछ क्या, तो क्लोज्ड एंडेड नहीं। यूपीएससी बीपीएससी कोई भी निबंध होता है कि ओपन एंडेड। ओपन एंडेड एक सिचुएशन आपके सामने। ओपन एंडेड मतलब आप कोई भी फैक्टर उसमें डाल सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं। इतना ओपन फील्ड आपको दे दिया गया है, अब आप लिख के दिखाइए इसमें। तो ये होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्वेश्चन, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉम्प्ट। ऐसे पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्या पूछा जाता है? प्रॉम्प्ट आता है। प्रॉम्प्ट का मतलब आपको प्रॉम्प्ट को अपने आप से खोलना है, उसको ट्रीट करना, एग्जाम्पल देना, काउंटर एग्जाम्पल देना, लेकिन अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करना है आपको प्रॉम्प्ट का। पहला पॉइंट क्या है, बीपीएससी में निबंध में प्रॉम्प्ट आएंगे, क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ भी दिया, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क लगा भी हुआ है, तो किस तरीके से लगेगा? अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री होते तो ओपन एंडेड हो गया ना, भले क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लेकिन ओपन एंडेड हो गया। इफ आई वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार डैश, इस टाइप से कुछ करने, मतलब सेम सेंस में यहाँ पे जा रहा है। ओपन एंडेड चीजें लिखनी है आपको। ओपन एंडेड में होता क्या यूजुअली, सीधी सी बात, अब यहाँ पे आप अपना पर्सनैलिटी दिखाना स्टार्ट करेंगे अगर लिख रहे हैं तो। दिक्कत क्या आएगा कि एक टाइम के बाद आपके पास चीजें लिखने के लिए नहीं रहेंगी। करेक्ट। तो इसीलिए अभी ब्लूप्रिंट वाले एस्पेक्ट पा रहे कि ब्लूप्रिंट क्या, एक प्रॉपर निबंध का। कुछ लोगों को याद होगा, मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया था, क्लेम काउंटर क्लेम वाला कुमरूल थे ना क्लास में आप एक? अच्छा, कौन था? कोई भी नहीं था यहाँ पे। अच्छा, एक मैंने बताया था ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके से कोई खाली चीज आप ले लीजिए और इसको आपको यहाँ से पानी डालिए और आपको बस भरते जाना है, इसको अपने हिसाब से भरते जाइए, लेकिन एक ब्लूप्रिंट रेडी कर लेना, एक स्ट्रक्चर। स्केलेटन नहीं होता ऐसे इंसान का, स्केलेटन के ऊपर जितना फ्लैश आ जाए, जितना मसल आ जाए, वैसे एक ब्लूप्रिंट, एक स्केलेटन, ढांचा बोला था ना, एक ढांचा हम लोग रेडी कर लेते हैं अभी।
बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। कोई भी आप ऐसे लिखने जाएंगे ना, ओपन एंडेड सिचुएशन आपके सामने, और कहां पे आता है ओपन एंडेड सिचुएशन? आदमी डे टू डे लाइफ में और कहां पे देखता है ऐसे ओपन एंडेड टाइप के सिचुएशन? जहां पे कुछ पता नहीं लेकिन बहुत कुछ बोला जा सकता है। कोर्ट केस में, कोर्ट रूम में, कचहरी में क्या होता है? यही होता है ना, एक केस जज के सामने आया हुआ है, एक वकील कुछ और बोल रहा है, दूसरा वकील कुछ और बोल रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज करना और आपको एक बैलेंस्ड जजमेंट लेके आना है। वो सेम स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि उसको मैं फिर मार्किंग स्कीम से लिंक करके दिखाऊंगा। मार्क स्कीम हम लोग दिखाने वाले हैं, इसमें समझ में आएगा कैसे मार्क्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे अगर आप वो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। होता क्या है कि कुछ बेसिक एलिमेंट्स है। पहला है नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। सिंपली कितनी चीज़ें आपने याद की हैं और याद करने के बाद आप कितना लिख पा रहे हैं। नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, लोगों को क्या लग रहा है कि नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का एग्जाम है, 50 फैक्ट, अगर फैक्ट लिख के आएंगे तो 50 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन कहाँ पे खत्म हो गया है? पीटी में। पीटी में खत्म हो गया। अब आ रही पर्सनालिटी पे बात। करेक्ट। तो यहाँ नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के अलावा और एक कैसा एक स्किल लेके आइए जो यूजुअली एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एक सिविल सर्वेंट में है, किसी ब्यूरोक्रेट में रहेगा। अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर आदमी के फेवर में नहीं है वो, ना सरकार के फेवर में बोलना, ना सरकार के विरुद्ध में बोलना है। या कोई आपके आप ब्यूरोक्रेट बने हुए तो क्या होगा? एक बैलेंस तरीके से हर चीज़ को आप लेके चलेंगे। कोर्ट में क्या होता है? जज हर चीज़ों को बैलेंस तरीके से लेके चलता है, आर्ग्यूमेंट भी सुनता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी सुनता है, उसके बाद जजमेंट देता है। उसको क्या बोलते हैं? साउंड जजमेंट है इस आदमी का, बोला जाता है ना। क्यों? तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? अनबायस्ड अप्रोच। एक और चीज़ यहाँ से क्या दिखती है आदमी को? क्रिटिकल थिंकिंग। इसलिए दूसरा कीवर्ड जो हम लोग यूज करेंगे, एक एस्पेक्ट जिसपे मार्क्स मिलते हैं मार्किंग स्कीम में। कोई भी एग्जाम बिना मार्किंग स्कीम के नहीं हो सकता है। मार्किंग स्कीम, कीवर्ड्स, दो चीजें चाहिए होती है एग्जाम कराने के लिए। तो पहला जैसे मार्किंग स्कीम आ जाएगा नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन की, इन्होंने कितना नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन रखा हुआ अपने पास। दूसरा आ जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग। यूपीएससी के एग्जाम में भी आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, उसके लास्ट में लिखा रहता है इवैल्यूएट। इस पर्टिकुलर चीज को इवैल्यूएट कीजिए। इवैल्यूएट का मतलब क्या होगा? कि भाई जजमेंट देखना, आपको क्लेम भी देखना है, काउंटर क्लेम भी देखना है। क्लेम का एग्जाम्पल, जो चीज़ आप बोल रहे हैं उसके फेवर में क्या बोल रहे हैं वो भी देखना है, जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट, जो चीज़ आप अगेंस्ट में बोल रहे हैं उसके क्या एग्जाम्पल्स दिए गए वो भी देखना है। जब इतना आप दिखा देंगे कि आप उसके फेवर में भी सोच सकते हो, उसके अगेंस्ट में भी सोच सकते हैं, और उसके बाद एक बैलेंस्ड जजमेंट लेके आ सकते हैं, तब बोला जाएगा कि इस आदमी का क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अच्छा है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो चीज़ें हैं उसके बारे में कितना कंसिडर कर पाए। मतलब रेस्टोरेंट खोलना है आपको आज के रेट में, यहाँ पे तो क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खदानची रोड पे आपको समोसे की दुकान खोलनी है, तो क्या आदमी सिर्फ यही सोचेगा कि हाँ यहाँ पे 5,000 लोग हैं, डेली हर आदमी समोसा खाता है, तो 5,000 इंटू 10 मेरा डेली का 50,000 का सेल होने वाला है। ऐसे करके समोसे का दुकान खोलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना उसके साथ। काउंटर आर्ग्यूमेंट भी उसको देखना है कि हाँ बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं समोसा खाते हो। अच्छा, आसपास समोसे की दुकान कितने हैं यहाँ पे? प्रेम स्वीट्स, वो समोसा भी दे रहा है, साथ में वो भी देता है, क्या बोलते हैं, गुड़ वाला, उसको चमचम, चमचम भी दे रहा है, तो वो एक कॉम्पिटिटर है। ऐसे क्या क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे ना आप? समोसा बनाने वाला लेके आना है, कौन करेगा, कैसे करेगा? तो क्या क्लेम, काउंटर क्लेम, यही होता है बहुत बेसिक लेवल पे कि क्लेम फेवर में सोचा, काउंटर क्लेम मतलब अगेंस्ट में सोचा। क्लेम का एग्जाम्पल आपने दे दिया, काउंटर क्लेम का भी एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद जब आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो सीधी सी बात है कि वो अच्छा कंक्लूजन आएगा, एक रीजनेबल कंक्लूजन दिखेगा, और हम लोग मार्क्स स्कीम में देखेंगे कि वैसे कंक्लूजन को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो अभी तक ये क्रिटिकल थिंकिंग शो करना है बेसिकली। ये मार्क स्कीम में एक और फैक्टर ऐड हो जाता है। नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन मतलब कितना पता है आपको, क्रिटिकल थिंकिंग जो आपको पता है उसमें आप किस तरीके से चीज़ों को ऑपरेट कर पा रहे हैं। और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो मार्किंग स्कीम में रहते हैं, जैसे आपका हो गया एप्लीकेशन। कोई थ्योरी आपको पता है, उसको आप अप्लाई कितने अच्छे से कर सकते हैं। कि गाँव में आपको टॉयलेट का यूज़ प्रमोट करना है, तो उसके लिए अब आप क्या क्या करेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आपको टॉयलेट यूज प्रमोट करना है गांव में, उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है उसको आपको अब अप्लाई करना है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में मतलब पेपर पे दिखा देना है कि आप रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी होते हैं मार्क्स। तो मान लीजिए कि आपको एक ऐसे का नॉर्मल मार्किंग स्कीम दिखाया जाए तो बड़ा सिंपल सा बनेगा यहाँ पे कि मार्क्स ऐसे कुछ दिखेंगे यहाँ पे आपको कि मान लीजिए नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन दे दिया, 100 मार्क्स का एक लेके चल रहा हूँ हाइपोथेटिकल, हाँ, कि 100 मार्क्स का ऐसे है, 100 मार्क्स में मान लीजिए कि नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के
20 मार्क्स असाइन किए गए मार्किंग स्कीम में, करेक्ट। आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल के, एप्लीकेशन के, रियल लाइफ एग्जाम्पल के मान लीजिए 50 मार्क्स इन लोगों ने असाइन किया है। करेंगे क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी देखना चाह रहे हैं आपकी, करेक्ट। और मान लीजिए कि क्रिटिकल थिंकिंग के आपके इन लोगों ने 30 मार्क्स असाइन किए हुए, ये मार्किंग स्कीम बना है, इसके बिना पेपर हो ही नहीं सकता। हर एग्जामिनर के पास ये गया हुआ है। एग्जाम अपने मूड से नहीं होता ना कि आज मूड अच्छा था एग्जामिनर का तो 15 डीएसपी बना दिया, कल बीवी से झगड़ा हुआ है तो 2 ही डीएसपी बनाया उसने। एक मार्किंग स्कीम लेके काम करता है वो। ये मार्किंग स्कीम मान लीजिए लेके चल रहे हैं आप, करेक्ट, कि 20 नंबर नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के हैं, 50 नंबर रियल लाइफ एग्जाम्पल कैंडिडेट ने कितना डाला है उसका है, और 30 नंबर क्रिटिकल थिंकिंग के हैं। इतना कुछ आप लोगों को पता है, बाहर में यूजुअली लोगों को पता नहीं रहता। वो सोचेगा मैं सब कुछ लिख के चलाऊंगा, जितना फैक्ट फिगर है सब कुछ वो छाप के चला आया, तो उसका क्या है? बेचारा वो 20 नंबर में ही खेल रहा है ना, वो तो ये 50 पे पहुंच भी नहीं पाया। और एग्जामिनर चाहेगा मार्क्स देना तब भी नहीं दे पाएगा उसको, क्योंकि उस कैंडिडेट ने एग्जामिनर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 20 नंबर में ही काम करना है आपको। मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया ही नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग शो किया ही नहीं। मार्किंग स्कीम का डिमांड फुलफिल करते जाएंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक अच्छा ऐसे क्या होगा? अच्छा ऐसे वो हो गया जिसमें क्या क्या सीखा हम लोगों ने? नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब बेसिक फैक्ट्स अच्छे होने चाहिए। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छा होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने क्लेम दिया, आप किसी चीज़ के फेवर में बात कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में भी बात करें। टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन। मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब आदमी मान के चलेगा हाँ सही बात है बिल्कुल कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान को बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकता, नहीं हटा सकता, और सब कुछ उसी फेवर में लिख के चला है, तो मार्क्स मिलेंगे उसको? मार्क्स मिलेंगे? मान के चल रहा है कि नहीं टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान को नहीं हटा सकता है, जो भी चीज़ है वो बोल रहा है उसी के फेवर में बोल रहा है, तो मार्क्स मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? वो फैक्ट एंड फिगर तो सारा लिख के आया हो। वही काउंटर क्लेम मिसिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं शो किया गया है। हाँ, तो उसी में बहुत सारे फैक्टर आप दिखा सकते हैं। जैसे पहला फैक्टर हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल सही में अभी जैसे चैट जीपीटी चल रहा है, वो सही में बहुत हद तक ऐसे, अगर आप चैट जीपीटी लेके जाएं बीपीएससी एग्जाम में, प्रॉम्प्ट लिख दीजिए 1200 वर्ड का, आपको ऐसे मिल जाएगा, उसमें तुरंत देगा। चैट जीपीटी यही करता है। आज सुबह ही मैं एक ऐप दूसरा देख रहा था, उसमें क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए फेसेस हैं, वो ओरिजिनली दुनिया में एग्जिस्ट करते नहीं हैं, एआई से बने हुए फेसेस हैं, और एकदम पूरा इंसान है वो, और वो बातचीत करेगा आपसे, जो भी आप उसको टेक्स्ट लिख के देंगे वो। तो मतलब आजकल एक्टर एक्ट्रेसेस की फिर ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन के साथ वो बोल रहा है। चैट जीपीटी से आपने स्क्रिप्ट लिख दिया, एक एआई जनरेटेड फेस के माध्यम से आपने उस स्क्रिप्ट को पढ़वा दिया, तो अब क्या बोल सकते हैं कि पूरी जो एडवर्टीजमेंट की इंडस्ट्री है उसको हम लोग मिटा सकते हैं? इसी में क्लेम काउंटर क्लेम कि किस हद तक हटा सकते हैं, किस हद तक नहीं हटा सकते हैं। एक इंसिडेंट आपने ले लिया जहाँ पे हटा सकते हैं कि भाई अमेजोन के, अगर आप जाइएगा अमेजोन के शॉप में, amazon.com जो नहीं, जहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उनका भी जैसे शॉप्स जो उनके चलते हैं सुपर मार्केट, वहाँ पे ये है कि आपको दिया हुआ है ये रैक्स हैं, कोई इंसान नहीं है पूरे दुकान में, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया, एक भी इंसान नहीं है। आप जाइए, सामान उठाइए, जैसे ही कार्ट में डालेंगे RFID है, स्कैन हो जाएगा, बिल बनता जाएगा। जब आप चेकआउट करेंगे सारा आपका अमेजोन पे के बैलेंस से कट जाएगा। एक इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ रही है पूरे दुकानदारी में। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने एक्चुअली रिप्लेस कर दिया है। फिर बहुत सारे आप सिचुएशन लेंगे जहाँ पे नहीं रिप्लेस कर सकता है टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए एक और डिबेट क्या ले सकते हो आप कि भाई आर्टिस्टिक चीज़ों के बारे में आप बात कीजिए कि जो पोयम लिखता है इंसान, अपने दिल से लिखता है, फील करके लिखता है ना, या एक पेंटिंग बनाता है जो इंसान, पिकासो ने जो पेंटिंग बनाई है 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ की बिक्री आज के रेट में, लियोनार्डो दी विंची की पेंटिंग हो गई, उसको एक आर्टिफिशियली एआई जनरेटेड पेंटिंग उसको रिप्लेस कर सकता है? मार्केट वैल्यू नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसका फील फैक्टर आता है, क्योंकि इंसान क्या है, सोशल बींग्स हैं, हम में इमोशंस हैं, टेक्नोलॉजी में इमोशंस नहीं है। ये सारा काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहा है इसका। तो जब आपने आर्ग्यूमेंट भी दिया, आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दिया। आजकल डेटिंग ऐप्स चल रहे हैं, मतलब उसमें नॉर्मल रोबोट से आप बातचीत कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, तो उससे क्या शादी कर लेंगे आप, उनसे बच्चे हो जाएंगे, जीवन चल जाएगा उसके बाद? नहीं ना। तो ये सारे फैक्टर, जब आर्ग्यूमेंट लेके आए, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी लेके आए हैं। आर्ग्यूमेंट जो आपने दिया है उसके आपने एग्जाम्पल दिए, फिर जो काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया है उसके भी एग्जाम्पल दिए। उसके बाद जब आप एक निष्कर्ष निकालेंगे तब हो रहा है कि भाई इस आदमी ने क्रिटिकल थिंकिंग भी दिखाया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दिखाया है, इसने दुनिया भर के रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए हैं, नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन भी इनका अच्छा है,
चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं, एआई के बारे में बात कर रहे हैं, केएसी भी अच्छा है, तब एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये एक अच्छा खासा ऐसे यहाँ पे लिखा गया, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ये स्किल है, ये डेवलप करना पड़ेगा ये। तो यहाँ से एक ब्लूप्रिंट हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ब्लूप्रिंट हमारा बड़ा सिंपल सा है कि जब आप ऐसे लिखने वाले हैं तो उसमें बड़ा सिंपल सा काम करना है। सामने में एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, पहले जो प्रॉम्प्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको आप डिकोड कर दीजिए, उसको समझा दीजिए, है ना, कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैं अभी मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा आपको ऐसे पेपर का जो यूज़ हो रहा है यूपीएससी में, वहाँ पे दिखेगा कि आपको भाई समझ है कि नहीं क्वेश्चन का, उसके अच्छे खासे मार्क्स हैं। और उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए कोई भी प्रॉम्प्ट दिया हुआ, टेक्नोलॉजी ले लिया आपने, या एक और मैं बड़ा कॉमन एग्जांपल यूज़ करता हूँ कि हम लोगों को कैसे पता है कि जो भी हमको पता है वो सही है? हाउ डू वी नो दैट व्हाट वी नो इज एक्यूरेट? कैसे पता है बताइए? हमको कैसे पता कि जो भी चीज़ें हमको आज तक पता चली है वो सब एक्यूरेट है? फिजिक्स में आपने कोई लॉ पढ़ा, वो एक्यूरेट है कि नहीं, ये बात आपको कैसे पता? पाकिस्तान की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में सेम चीज़ें लिखी रहती होंगी क्या? अब कौन सी बात सही है, इंडियन हिस्ट्री सही है कि पाकिस्तान वाली हिस्ट्री सही है? ये जो ब्रिटेन वालों को पढ़ाया जाता होगा कॉलोनियलिज्म के बारे में, जो इंडिया वालों को पढ़ाया जाता होगा, वो दोनों सेम बात कहते होंगे? कौन सी बात सही है? यहाँ से आपने अपना ऐसे स्टार्ट कर दिया, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोगों ने डिकोड कर दिया कि भाई इतना, आपने एक इंट्रोडक्टरी बॉडी लिखा, उसके बाद आप डाल दीजिए एक क्लेम, कुछ चीज़ उस इंट्रोडक्शन के बाद। हाँ, इंट्रोडक्शन में ट्राई एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि एक प्रॉम्प्ट से आप एक क्वेश्चन बना दीजिएगा। एक सवाल नहीं पूछा गया तो आप सवाल बना दीजिए। हाँ, हाँ 4 लाइन सिर्फ, पूरा ऐसे में नहीं, सिर्फ 4 लाइन। इंट्रोडक्शन में दिखा दिया ना आपने। इंट्रोडक्शन एक अच्छा इंट्रोडक्शन पता है इस टाइप से हो सकता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़िएगा किसी रिसर्च पेपर का, तो उसके एब्स्ट्रैक्ट में कैसे दिया रहता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है कि इस पर्टिकुलर पेपर में हम लोग इन इन उदाहरणों को देखते हुए ये चीज़ इस्टेब्लिश करने वाले हैं, और इन इन उदाहरणों को देखते हुए ये देखने वाले हैं कि भाई ये चीज़ जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं किस हद तक सही है। पूरे पेपर का प्रेमाइसिस आप दे दो। हाँ हाँ, कि 6 लाइन 8 लाइन में इस पर्टिकुलर निबंध में मैं ये चीज़ें करके ये बातें करने वाला हूँ, पहले आपने क्लियर कर दिया। ये एक अच्छा तरीका इंट्रोडक्शन लिखने का। इंट्रोडक्शन मैं आपकी जो पूरा ही क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, अभी बस एलिमेंट देख लीजिए, फिर उसको वेटेज दे दूंगा मैं। हाँ, वो आप फिट भी कर सकते हैं अलग अलग वर्ड काउंट के हिसाब से। इंट्रोडक्शन आ गया पहले, इंट्रोडक्शन के बाद क्या, एक क्लेम दीजिए। हमको कैसे पता कि हमको जो भी पता है वो एक्यूरेट है कि नहीं? तो पहला चीज़ आप ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ का एप्लीकेशन देखें, तो एप्लीकेशन के माध्यम से हमको पता चल सकता है कि वो चीज़ एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल, क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, ये फॉर्मूला दिया गया था, ऐसे ऐसी चीज़ें की गई है, एटॉमिक बॉम्ब सही में हिरोशिमा नागासाकी में फट गया, तो हम लोग मान सकते हैं कि भाई इसका एप्लीकेशन अच्छा था। या कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज में सही में काम करता है, इलाज हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है। तो एक बोल सकते हैं कि हाँ भाई, तो हमको जो पता है वो बात हमको वो सही है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन हम लोग को दिख रहा है। करेक्ट। आपने क्या किया, एक क्लेम दिया, क्लेम का एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल के बाद क्या करना है, एग्जाम्पल के बाद इस क्लेम को क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। प्रॉम्प्ट जो है ना, कि ये दर्शाता है या दिस शोज करके एक लाइन आपका आना चाहिए, जो आगे हम लोग जितने भी एसेज हम लोग कवर करने वाले क्लास के वर्कशॉप में, उसमें और अच्छे से दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप उस क्लेम को क्वेश्चन से लिंक कर सकते हैं। यूजुअली देखिए मार्केट में दिक्कत क्या आई हुई है ऐसे के पेपर में कि लोगों को इतना आइडिया ही नहीं रहता, मार्किंग स्कीम कोई देखता ही नहीं है। भाई आप कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, कॉमन सेंस मार्किंग स्कीम तो देख के जाओगे ना कि कितने नंबर मिलेंगे, किस तरीके से नंबर मिलते हैं, किसी को वही नहीं पता रहता है। ब्लूप्रिंट तो दूर की बात है। तो लोग बोलते कि कोटेशन लिख के चले आना। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में आप जाइए, 10 लाख रुपए रख के आइए कि सर ये निबंध लिखना सिखा दो, पहला 6 क्लास में बोलेगा कोटेशन लिख के चले आना। 1200 वर्ड का निबंध लिखना है, कितना कोटेशन लिखिएगा? वही बात होगी कि आप जाइए समोसा, मान लीजिए कोई समोसा की दुकान आपको खोलनी है, आप गए किसी शेफ़ के पास पूछने के लिए कि सर मेरे को समोसा बनाना सिखा दो, तो बोलता है कि बेटा तुम नमक बहुत डालना, हाँ नमक डाल देना। सर आलू उसका पता नहीं लेकिन नमक डाल देना, हाँ मैदा कितना जगह नहीं पता, नमक डाल देना, नमक नमक चिल्ला रहा। वही चीज़ एकदम कोटेशन यूज़ करते जाना कि छोटी सी चीज़ है कोटेशन, वो अलग चीज़ है, लेकिन
पूरा ऐसे का जो बॉडी मटेरियल है, क्या करना है, कैसे करना है, वो यहाँ समझना है आपको। तो क्या आया, इंट्रोडक्शन के बाद क्लेम, क्लेम का एग्जाम्पल दिया आपने। अब ये रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हो सकता है, नहीं तो कोई थ्योरेटिकल एग्जाम्पल भी हो सकता है, और इसको आपने लिंक कर दिया क्वेश्चन के साथ। जब आप इसको लिंक कर देंगे क्वेश्चन के साथ, नहीं ये सेकंड स्टेप है। हाँ, इंट्रोडक्शन, क्लेम, क्लेम के अंदर में एग्जाम्पल, और उसको लिंक कर देना है प्रॉम्प्ट के साथ कि दिस शोज दैट वॉट एवर वी नो इज एक्यूरेट करके मान लीजिए, या कोई भी प्रॉम्प्ट उसको सपोर्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन लिखना है, बट, और फिर काउंटर क्लेम दिया आपने, उस चीज के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हम लोग टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीज़ को हम लोग नहीं टेस्ट कर सकते हैं उसका एप्लीकेशन देखने के लिए। हो सकता है एथिकल कंसिडरेशन के कारण, एथिक्स कमेटी होती है रिसर्च में, जैसे बोला जाता है कि स्टेम सेल्स में रिसर्च आप कितना कर सकते हैं, वो लिमिटेड है कि किस हद तक आप स्टेम सेल में रिसर्च कर सकते हैं। पूरा ह्यूमन क्लोनिंग आप नहीं कर सकते हैं, जेल हो जाएगी आपको अगर वैसा कुछ कोशिश करेंगे तो। समझ रहे हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब कोई भी रिसर्च लैब में आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, परमिट लगता है, 50 चीज़ें, एथिकल कमेटी आती है। साइकोलॉजी में तो भरे हुए रिसर्च जो आप आज के डेट में एथिक्स के कारण नहीं कर सकते। जैसे एक चल रहा था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा हुआ था US में, उसमें किया क्या कि LSD एक ड्रग आता है जो आदमी का दिमाग को बिल्कुल ऑल्टर कर देता है, उनको चीज़ें दिखने लगेंगी, रंग वंग दिखने लगता है, और US गवर्नमेंट ने माना कि उसके माध्यम से आप लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉलेज के फील्ड में लोग इसमें रिसर्च कर रहे थे, अंडरग्राउंड रिसर्च चल रहा था, हज़ारों लोगों को बंद रखा गया था, LSD दिया जा रहा था, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था। दुनिया भर के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उस पर चल रहे हैं कि जॉन F कैनेडी का असैसिनेशन हुआ, मंचूरियन कैंडिडेट था, उसको ब्रेन वॉश करके मरवा दिया प्रेसिडेंट को, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन एक हद तक MK अल्ट्रा किया गया, या रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट आप ले लीजिए, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें इन लोगों ने किया क्या ना कि नॉर्मल 10 लोगों को भीड़ में से उठाया, 4 लोगों को बोला कि तुम लोग कैदी हो, 4 लोगों को बोला कि तुम लोग पुलिस वाले हो। उनको देखना यह था कि जो पुलिस वाले हैं और जो कैदी है वो लोग किस हद तक अपने रोल को इंटरनलाइज कर लेंगे। महीने भर का रिसर्च चलना था, 6 दिन में बंद करना पड़ा, क्योंकि भीड़ से उठाए गए लोग, जिन लोगों को पुलिस बनाया गया था, वो लोग सही में कैदियों को मार रहे थे। चौथे दिन से बात नहीं सुन रहे तो मार दे रहे हैं उनको। एक आइसोलेशन चेम्बर बना था, छोटा सा इतना बॉक्स था, उसके अंदर लॉक करके चले जा रहे थे। 6ठे दिन रिसर्च बंद करना पड़ गया। तब इस टाइप का अगर आपको नॉलेज एक्सप्लोर करना है तो अब भाई एथिक्स के कारण तो आप आज के डेट में एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए अटैचमेंट पैटर्न देखने की, एक माँ और एक बच्चे के बीच में क्या अटैचमेंट रहता है, बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा। जाके किसी का बच्चा आप किडनैप करके ले आइएगा कि हाँ इसका आइसोलेशन में मदर से दूर रह के इसका क्या ग्रोथ हुआ है, जेल हो जाएगी आपको, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे, तो ये तो एक तरीके का लिमिटेशन है ना, नॉलेज को आप नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे क्योंकि वो लिमिटेशन है। ये क्या, ये आपका काउंटर क्लेम हो गया। मान लीजिए ये एक काउंटर क्लेम आप यहाँ पे कि हाउ डू वी नो व्हाट वी नो इज एक्यूरेट, कि हाँ भाई एप्लीकेशन चेक कर लेंगे, एप्लीकेशन से देख लेंगे क्या एक्यूरेट है, कनेक्ट कर देना क्वेश्चन से। जितना आप क्वेश्चन से कनेक्ट कीजिएगा उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भैया, उसको भी रिमाइंड कराना पड़ता है। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट आदमी नहीं है, बेवकूफ़ी रहता है लास्ट में, थोड़ा ना वो बहुत कोई PhD है, तो बार बार उसको आप मान के चलिए, एटलीस्ट हो सकता है बहुत ज्ञानी आदमी हो, आपको मान के चलना कि वो एकदम बोक्का आदमी है। आपको उससे मार्क्स लेने ऐसा हो जाना चाहिए कि वो आपका अगर 2 नंबर भी काट रहा है तो उसको घर में शर्म आए, वो सो नहीं पाए उस रात को। तो वैसा उतना आपका क्या कहते हैं सॉलिड ऐसे होना चाहिए। कैसे? प्रॉम्प्ट को लिंक कर दिया क्वेश्चन से कि भाई ये बोल के मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, उसका भी एग्जाम्पल दिया, उसको फिर आपने प्रॉम्प्ट से लिंक कर दिया। इसके बाद आप एक कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी के केस में कि एक बार मेरे साथ कुछ हुआ कि मैं ऐसे फ़ोन पे कुछ कर रहा था, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि नहीं, मेरे को फ़ोन की नहीं, मेरे को किसी दोस्त से बात करने की ज़रूरत है, कुछ भी अपना इमोशनल फैक्टर दिखा दिया, कुछ भी दिखा दिया। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपने दे दिया, और उसके बाद जब आप उस ऐसे को कंक्लूड करेंगे तो एक स्ट्रक्चर में आपका ऐसे उतर जाएगा। हाँ हाँ, काउंटर, हाँ, सब चीज को क्लेम, एग्जाम्पल, लिंक, काउंटर क्लेम लिया, लिंक, एग्जाम्पल, लिंक, रियल लाइफ एग्जाम्पल, लिंक। हाँ, दिस शोज, ये दिखाता है, जैसे मान लीजिए कि यह टेक्नोलॉजी वाले केस में कि टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर।
उसमें आपने एक दे दिया कि भाई टेक्नोलॉजी सही में इंसान को रिप्लेस कर सकता है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आर्टिफिशियली जनरेटेड एआई जनरेटेड क्या कहते हैं वॉइस है, और एआई जनरेटेड फेसेस हैं, एआई जनरेटेड टेक्स्ट आ गया आज के डेट में, एआई जनरेटेड पेंटिंग्स आ गई हैं। तो इसमें तो हम लोग देख सकते हैं कि रिप्लेस कर रहा है ना। तो बस एक छोटा सा लाइन है, वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बट दिस शोज दैट इन फैक्ट टू सम एक्सटेंट टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग मैन पावर। छोटा सा एक लाइन है, लेकिन वो जो लाइन आप एक लाइन लिख रहे हैं ना, उसका इंपॉर्टेंस बहुत हो जाता है, क्योंकि जब आप रीडिंग फ्लो में रहेंगे तो बार बार आदमी का दिमाग जाता है कि ठीक है, ये जो लड़का है ये डिविएट नहीं हो रहा है, इधर उधर की कहानी नहीं सुना रहा है, हर चीज़ इसका क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है ना। हाँ, टेक्नोलॉजी में नहीं आ रहा, ये आपका निष्कर्ष निकल जाएगा ना लास्ट में। फिर इसके पहले मतलब हर जगह, मैं कुछ सैम्पल एसेज खोलूंगा, अभी सैम्पल एसेज आप लोग की बुक आई जाएगी 2-3 दिन में, अगले क्लास में दिखा भी दूंगा, हर जगह लिंक किया गया है, दिस शोज दिस शोज दिस शोज, छोटा सा एक ही लाइन है, दिस शोज कॉमा ये चीज़ हमको ये दर्शाती है। क्वेश्चन से एक लिंक रहना चाहिए, समझ गए। इंट्रोडक्शन, क्लेम, एग्जाम्पल, लिंक, काउंटर क्लेम, एग्जाम्पल, लिंक, रियल लाइफ एग्जाम्पल, और उसके बाद कंक्लूजन। इतना जब आप लेके चलेंगे, और ये आप ले लीजिए 1000-1200 वर्ड के। हाँ नहीं, रियल लाइफ एग्जाम्पल मतलब आपका पर्सनल एग्जाम्पल, आपका पर्सनल इंगेजमेंट। यूजुअली होगा क्या कि जब कॉपी कम्पीट हम लोग देखेंगे कंपटीशन में, ज़्यादातर लोग अपने से इर्द गिर्द कहानी बनाना स्टार्ट कर देंगे हाथ खड़े करके, पूरा ऐसे में रियल लाइफ एग्जाम्पल भरा रहता है। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल बिना चाहे भी दे के आते रहेंगे पेपर में, अपने बारे में, अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने लाइफ से। उससे हम लोग को ये दिखता है कि कैंडिडेट अपने आप से कितना लिंक कर पा रहा है, आपकी रियल पर्सनैलिटी। आप अपने यूनिवर्सल छोड़ दिए, दुनिया को गोली मारी, इतना देर में तो दुनिया जहाँ की बात कर ही ली आपने। रियल लाइफ का मतलब ही हुआ कि रियल लाइफ, मेरे जीवन का एग्जाम्पल, मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे पाया, और उसके बाद आप एक कंक्लूजन दीजिए, गांधी रेलेवेंट है कि नहीं है, क्लेम दिया रेलेवेंट है, इन कारणों से रेलेवेंट है। हाँ, सारा कुछ मिला, सारा कंक्लूजन का मतलब ही वही होता है। कंक्लूजन का मतलब एंडिंग, लास्ट का 4 लाइन जिसमें सब समराइज करते हुए, ये देखते हुए, ये देखते हुए, ये देखते हुए, ये देखते हुए हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं, फुल स्टॉप। समझ रहे हैं। तो ये जब आप 1000-1200 वर्ड में लिख के आइएगा, तब समझ में आएगा एग्जामिनर को कि इस आदमी ने क्रिटिकल थिंकिंग दिखाया, रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाया, जीएस के भी एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं, और सेम चीज़ आप बार बार रिपीट नहीं कर रहे। नहीं तो होता क्या है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ऐसे को, तो एक ही चीज़ आदमी अलग अलग तरीके से बोलना चालू कर देता है, ये कुछ नया कुछ रहता नहीं है कहने को, एक ही चीज़ को 5 तरीके से आदमी लिख के चला आता है। ऐसे में सब गलतियाँ होती हैं लोगों से। तो क्या ब्लूप्रिंट आपने एक फॉलो कर लिया, ये था पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट, क्लेम, काउंटर क्लेम, रियल लाइफ एग्जाम्पल, कंक्लूजन। ब्लूप्रिंट क्लियर हुआ। चलिए मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है इस वाले क्लास का। मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, अगर आप इसका पर्टिकुलर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा मैं, यहाँ पे ये देखिए एक मार्किंग स्कीम आपके सामने दिया हुआ है, ये बुक में भी हम लोगों ने दिया है। 5 लेवल पे मार्क्स दिए गए हैं, देख रहे, लेवल 1 2 3 4 5। अगर एक जैसे एस्पेक्ट है कि अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज क्वेश्चन, पहला फैक्ट लिखा है ना, अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज क्वेश्चन, मतलब जो प्रॉम्प्ट आपको दिया गया है वो आप किस हद तक उसको समझे हैं आदमी, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट्स दिए रहते हैं वो इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स रहते हैं कि बहुत बार आदमी को समझ ही नहीं आएगा, तो इसी के अच्छे खासे मार्क्स है। मार्किंग स्कीम का पहला फैक्टर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज क्वेश्चन। इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, एकदम इररिलेवेंट देख लीजिए, 0 नंबर वालों को क्या होगा, द एसे इज नॉट अ रिस्पॉन्स टू वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइटल, वो जो आदमी ने ऐसे लिखा है वो उस चीज का आंसर है ही नहीं। अब सुनने में भले ही जितना स्टूपिड लगे, एग्जाम में ऐसे लोग जाने वाले हैं, क्यों, क्योंकि 5 ऐसे वो लोग गाइड से रट के गए होंगे, एक ऐसे कुछ दिखा मिलता जुलता कुछ भी लिख के चले आएंगे, बोलेंगे 2 पॉइंट लड़ेगा 4 नंबर आएगा, बहुत बढ़िया, बस खत्म। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और लिख के आने वाले, क्यों, क्योंकि तैयारी उनकी वही रही है, 5 ऐसे रट के गए हैं। वही उसी पे आ रहे हैं, ऊपर आते जाएंगे अभी। दूसरा हो गया एलिमेंट्री लेवल, थोड़ा ऊपर चला गया आदमी, थोड़ा ऊपर गया, मतलब 10 नंबर का मान लीजिए, तो इररिलेवेंट 0, उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया, कुछ भी लिख के चला आया है। पूछा गया गांधी रेलेवेंट है कि नहीं और देश की आज़ादी के बारे में बात करके चले आए हैं कुछ भी उस टाइप से, तो नहीं मिलेगा नंबर।
ऐसा नहीं है वो ये आपका कॉलेज वाला एग्जाम नहीं है कि पेज भरा हुआ है तो नंबर मिल रहे हैं। इसमें देख रहा है एलिमेंट्री लेवल पे क्या है, 1 से 2 नंबर। द एसे इज ऑलमोस्ट होली इररिलेवेंट टू, मतलब टू अ प्रिस्क्राइब टाइटल, एनी रिलेवेंट पॉइंट्स आर डिस्क्रिप्टिव, मतलब पूरा इररिलेवेंट है। कुछ कुछ जगह पे लोगों ने बात किया है गांधी के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसको जब जब कुछ कुछ दिमाग में आइडिया आया है तो उसने दे दिया, नहीं तो पूरे ऐसे में ये खाना पूर्ति करके आया। 1 से 2 नंबर मिल जाएगा 10 नंबर में। ये सब चीज़ें एग्जामिनर को पता होती है। हम लोग को लगता है कि एग्जामिनर स्टूपिड है, उसको घुमा के चले आए, 1200 वर्ड तो ठोस दिया उसने उतने में, लेकिन दिमाग है वो मार्किंग स्कीम के साथ बैठे रहते हैं वहाँ पे। थोड़ा और ऊपर का देखिए, मान लीजिए आप आ जाइए थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री लेवल का। सेटिस्फैक्ट्री लेवल का क्या है, देयर इज अ फोकस ऑन सम नॉलेज क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ऊपर में प्रॉम्प्ट दिया गया था कुछ हद तक फोकस है, विथ सम डेवलपमेंट एंड लिंकिंग, थोड़ा सा डेवलपमेंट किया गया है, एंड लिंकिंग टू एरियाज ऑफ नॉलेज। एरियाज ऑफ नॉलेज क्या होता है, 8 एरियाज ऑफ नॉलेज हम लोगों ने लेके चलते हैं। मान लीजिए साइंस, ह्यूमन साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ एरियाज ऑफ नॉलेज है जहाँ से आप एग्जाम्पल्स पिक करके अपने ऐसे में डालेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है कि भाई हाँ आदमी ने फोकस किया है नॉलेज क्वेश्चन पे और एरियाज ऑफ नॉलेज से लिंक किया गया है बहुत हद तक, तो चलो अच्छा खासा है, इसको 5 से 6 50% नंबर ही मिल रहा है। तो ऐसे में आप देखिए कि एकदम हार्डकोर एक्सीलेंट कब होता है, 9 to 10, 9 या 10 आउट ऑफ 10 का कब रहेगा कि देयर इज अ सस्टेन्ड फोकस ऑन नॉलेज क्वेश्चन। नॉलेज क्वेश्चन पे सस्टेन्ड फोकस दिया हुआ है। कैसे रहेगा सस्टेन्ड फोकस, सस्टेन्ड मतलब लंबे समय तक आप नॉलेज क्वेश्चन पे फोकस कर पा रहे हैं। कैसे करिएगा, वही सिंगल लाइन जो मैंने बताया, दिस शोज, एग्जाम्पल दिस शोज, काउंटर एग्जाम्पल दिस शोज, रियल लाइफ एग्जाम्पल दिस शोज, हर चीज का जब क्लेम से अपने नॉलेज क्वेश्चन से प्रॉम्प्ट से लिंक करते हुए जाएंगे तो ये डिमांड फुलफिल हो रहा है कि सस्टेन्ड फोकस है इसका नॉलेज क्वेश्चन पे। करेक्ट। उसके बाद क्या है, कनेक्टेड टू द प्रिस्क्राइब, डेवलप्ड विथ इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इन्वेस्टिगेट किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने चैट जीपीटी में भी चले गए, आप पोइट्री में भी चले गए, पेंटिंग में भी चले गए, आप अमेजोन का भी एग्जाम्पल ले लो, हर चीज का आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लिंक्ड इफेक्टिवली टू एरियाज ऑफ नॉलेज और वेज ऑफ नोइंग, मतलब सस्टेन्ड फोकस है आदमी का और हर चीज आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये दो चीजें होती है, एक होता है किसी चीज को स्टेट कर देना कि इस चीज में ये पाया गया, और दूसरा तो उसको इन्वेस्टिगेट कर देना कि इस चीज में ये पाया गया जिससे हमको ये पता चलता है कि, या फिर इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, उस चीज को एक्सप्लेन कर देना। तो वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये एक एस्पेक्ट है मार्किंग स्कीम का। वैसे एक दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे देखिए क्या है, क्वालिटी ऑफ एनालिसिस, कि किस तरीके का एनालिसिस किया है। इसमें 0/10 नंबर का मिल रहा है कि असर्शंस में बी ऑफर्ड बट नॉट सपोर्टेड। इस आदमी ने इस निबंध के बारे में कुछ कुछ चीजें बोली हैं लेकिन एग्जाम्पल ही नहीं दिया, उदाहरण नहीं दिया है। इसीलिए उदाहरण देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस मार्किंग स्कीम में फर्स्ट पार्ट है मार्किंग स्कीम का। इसमें आप देखिएगा क्वालिटी ऑफ एनालिसिस, ये जो पार्ट है आपका क्वालिटी ऑफ एनालिसिस ऑफ नॉलेज क्वेश्चन, प्रॉम्प्ट को किस तरीके से एनालाइज किया गया। इसमें बहुत लोग है कि सिंपली बस ज्ञान दे के चले आएंगे, ज्ञान दे के नहीं जा चले आना है, आपको क्या करना है, उसको एग्जाम्पल के साथ लिंक करना है, एग्जाम्पल के साथ लिंक करते हुए चलना है। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करेंगे, नॉट सपोर्टेड, सपोर्ट ही नहीं किया उसको, कुछ का कुछ लिख के चला है, कोई सपोर्ट नहीं है। थोड़ा ऊपर आइए बीच में, सम आर्ग्यूमेंट्स आर क्लियर एंड सपोर्टेड, बीच वाला देखिए ये वाला, सम आर्ग्यूमेंट्स आर क्लियर एंड सपोर्टेड, आर्ग्यूमेंट दिया गया है उसको सपोर्ट भी किया है, बट काउंटर क्लेम्स में बी आइडेंटिफाइड, काउंटर क्लेम्स हो सकता है इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया ही नहीं। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग पे आई है, इस आदमी ने क्लेम दिया, एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया, जो काउंटर क्लेम भी दे दिया लेकिन काउंटर क्लेम का एग्जाम्पल नहीं दिया, काउंटर क्लेम का एग्जांपल नहीं दिया। बहुत लोग डर से नहीं देंगे काउंटर क्लेम का एग्जांपल, बोलेंगे अरे मैं अपने ही दिक्कत में ना फंस जाऊं, ऐसे में अपना ही काउंटर क्लेम का भी एग्जांपल दे दूं, वो मेरे क्लेम के एग्जांपल से ज़्यादा सॉलिड होगा तो मेरा ऐसे बेकार हो जाएगा, तो डर के हमारे नहीं देने वाले बहुत सारे लोग। तो काउंटर क्लेम का भी एग्जाम्पल मांगा गया, इसीलिए आप टॉप मोस्ट लेवल पे आइए। क्या है, आर्ग्यूमेंट्स आर क्लियर, क्लियर कट है, सपोर्टेड बाय इफेक्टिव रियल लाइफ एग्जाम्पल, अपने जीवन शैली से आपने उदाहरण दिए हैं, यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपने सपोर्ट किया है, तब दिखा रहे हैं कि इस आदमी ने ये ऐसे लिखा है। एंड काउंटर क्लेम्स आर फुली एक्सप्लोर्ड, काउंटर क्लेम भी पूरा पूरा एक्सप्लोर किया गया है, इंप्लीकेशंस उसमें से निकाले गए हैं, रियल लाइफ एग्जांपल यूज करते हुए चल रहा है। उसके बाद होगा ना कि भाई प्लेजरिज्म नहीं हुआ इस ऐसे में,
बहुत अच्छा ऐसे है, इस आदमी को डीएसपी बनाइए, इसको 4-5 सिक्योरिटी दीजिए, 2-3 लाल बत्ती दीजिए, सब दीजिए। इतना महान काम किया इस आदमी ने इतनी देर में, तब मिलता है। नहीं तो ये मार्किंग स्कीम है, आगे चल के और हम लोग क्लासेस में कवर करेंगे इसको। अभी की क्लास में हमने क्या देखा कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ऐसे का, और दूसरा मार्किंग स्कीम का एक पार्ट हम लोगों ने देखा। काफ़ी सारे पार्ट्स है जो आगे जो यहाँ पे अशोका में वर्कशॉप आप लोग के चलेंगे, उसमें हम लोग क्लासरूम में कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।